आज रिफ्रेशर के बच्चे बैठे हैं, ठीक है जी, और आज रिफ्रेशर के बच्चों को हमने बुलाया था, वो आए हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि भाई रिजल्ट आप लोगों ने माशाल्लाह देख लिया होगा, शायद कंपनी लॉ के बाद लोएस्ट रिजल्ट है FAR1 का, ठीक है। और अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नई नई बातें पता चलती जा रही हैं, ठीक है जी, क्योंकि आई कैप वाले जो है वो अपडेट करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जी ये मसले थे रिजल्ट में, ये मसले थे, ठीक है जी। कुछ चीज़ें तो ऐसी सामने आई हैं कि कुछ बच्चों ने ना FAR1 का पेपर फेल किया लेस देन 10 मार्क्स के ऊपर, 10 नंबर भी नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छे खासे बच्चे 10 और 20 के बीच में फेल हुए, और ये वो लोग हैं जिनको डबल एंट्री तक नहीं आती, ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा, उनको डबल एंट्री बनाने भी नहीं आती है। इसका मतलब ये वो मेजॉरिटी वो बच्चा है जिसने इंट्रो नहीं पढ़ा था, ठीक है, और वो FAR1 का पेपर देने गया, उसके बेसिक्स ही हिले हुए थे, और वो अल्टीमेटली जाके ट्रांसलेट हुआ कोई 10 और 11 मार्क्स वाले रिजल्ट के अंदर, ठीक है जी। देखो, अगर किसी का इस तरह का मामला है ना, ये समझता है वो कि जी मेरे जो है वो कॉन्सेप्ट्स इतने हिले हुए हैं कि मुझसे कोई टेक्निकल डबल एंट्री का सवाल आ जाता है तो मैं नहीं कोप अप कर पाता हूं, तो बगैर शर्माए, बगैर झिझके ये बता दे तो हम उसका इलाज करना शुरू कर देते फिर, ठीक है जी। भले आप पेपर देकर आ गए हो, फिर मैं ये करूंगा कि मैं अपनी एक क्लास लगा दिया करूंगा, हर तीसरे चौथे दिन ऑनलाइन क्लास होगी, घर पे बैठ के आप क्लास लें, फिजिकल नहीं बुलाऊंगा उसके लिए आपको, ठीक है। ऑनलाइन बैठ के घर पे क्लास लें, मैं आपको जो है ना 1 घंटा 10-12 एंट्रीज, डबल एंट्रीज आपको लेके पढ़ाता जाऊंगा। हर हफ्ते में हम 1-2 क्लासें रख लेंगे, ताकि अगर किसी की डबल एंट्रीज और अब बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो उसका खराब है तो हम कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं बिला झिझक, बगैर झूठ बोले कि जी हमारी सर अकाउंटिंग की बिल्कुल जो कोर बेसिक्स हैं वो भी वीक है जी, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, वहां मोशन लगे होते हैं, तो वहां बताते हैं जी मोशन है, हंसते नहीं है वहां पे, ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, चलें तो फिर हम एक काम ये करते हैं, हम एक ऑप्शनल क्लास रख देते हैं, और वो बेहतर होगा कि आप लोग भी ले लें, ठीक है, क्योंकि उसमें कराऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ठीक है, मुश्किल एंट्रीज कराऊंगा ताकि आप टॉपिक से जो है कनेक्टेड रहें, ठीक है। अच्छा जी सर, मैं डिस्कस कर रहा हूं जनाब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, ठीक है जी। जरा बेसिक दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जी। आप लोगों में से तो अच्छे खासे लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे उतना डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ा होगा सर। मुझे बताएं सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या IAS 40 हमारे पास वो लैंड और बिल्डिंग है, वो लैंड और बिल्डिंग है जो हमने किस लिए लिया है सर? हेल्ड फॉर सर लॉन्ग टर्म, हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम, ऐसा। अगर मैंने सर इन दो चीजों के लिए कोई जमीन या बिल्डिंग खरीदी है, वो आएगी IAS 40 में, ठीक है जी। आमतौर पे जमीन और बिल्डिंग IAS 16 में आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहला वर्ड क्या है? प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है जमीन और बिल्डिंग IAS 16 में भी आते हैं। कौन से जमीन और बिल्डिंग? जो आपने इस्तेमाल के लिए रखे हों। इसका मतलब है हमारे पास सर प्रॉपर्टी 3 टाइप की हो सकती है। प्रॉपर्टी हमारे पास है 3 टाइप की हो सकती है। एक प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने बेचने के लिए खरीदी होती है। प्रॉपर्टी खरीदी बेची, बिजनेस है हमारा जी, ट्रेडिंग करना हमारा बिजनेस है प्रॉपर्टी में। तो मैं क्या कहूंगा जनाब, प्रॉपर्टी इज परचेज्ड फॉर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव। मुझे बताओ, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए ली है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो इन्वेंट्री है। वो क्या है जनाब? वो इन्वेंट्री है। वो क्या है? इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब IAS 2 में जाएगा वो, ठीक है जी। आप उसको इन्वेंट्री में रखेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है? करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है? इतनी बड़ी बिल्डिंग करंट एसेट्स में आएगी? हाँ आएगी, आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं ओन यूज के लिए भी। ओन यूज का मतलब अपने इस्तेमाल के लिए। अपने इस्तेमाल के लिए अगर हम प्रॉपर्टी खरीदें, अपना बिजनेस चलाएं उसमें, तो सर ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहां जाएगी? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी, IAS 16 में जाएगी। ऐसा है?
अब बताएं वो प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी हो किसके लिए, रेंटल इनकम के लिए या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है जी। तो बताएं वो कहां जाएगी, सर ये IAS 40 में आएगी, ऐसा ये IAS 40 में आएगी। तो बताओ हमारे पास कितने टाइप की प्रॉपर्टीज, 3। इन्वेंट्री वो प्रॉपर्टी है जो परचेस की गई किसके लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बेचने खरीदने के लिए। नंबर 2 वो प्रॉपर्टी जिसमें मालिक खुद जाके बैठेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, सर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर तीसरी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है किसके लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, और सर किसके लिए, रेंटल इनकम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको मैंने खरीदा है, ऑब्जेक्टिव ये कि जब ये महंगी हो जाएगी मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं खुद उसमें बैठा हुआ हूं। आप बताओ क्या है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए एक कंडीशन है कि वो ओनर ऑक्युपाइड ना हो, ओनर उसमें खुद घुस के ना बैठे, ऐसा, ये बात समझ आती है। तो सर मुझे बताएं अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब ये महंगी होगी बेच दूंगा, लेकिन सर महंगी हुई ना 2% भी महंगी हुई, 3% भी महंगी हुई, बेच दूंगा, चाहे वो भले अगले दिन हो जाए जी। सर ये इन्वेंट्री है, क्या ये, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए वर्ड लिखा है कौन सा, लॉन्ग टर्म। कौन सा वर्ड है, लॉन्ग टर्म। मैं अच्छे खासे टाइम बाद, 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद, जब इसकी वैल्यू एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेगी मैं तब इसको बेचूंगा। देखो याद रखो लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने ना MCQs में अच्छा स्कोर नहीं किया, वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर वो ये भी था कि MCQs में अच्छा स्कोर नहीं किया। क्यों, एक लाइन आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, उस लाइन में 5 अलफाज ऐसे होंगे जिसपे MCQs बन सकते हैं आराम से। मैंने कल एक क्विज लिया अपने रेगुलर के बच्चों से, मैंने उसमें डाला कि एक प्लांट है जो हमने रेंटल इनकम के लिए खरीदा है, सब ने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अंधों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वर्ड है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड और बिल्डिंग। तो सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर से आर्ग्यू भी कर रहे हैं ग्रुप पे, सर ये भी तो रेंटल इनकम के लिए लिया है। नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन। याद आ रहा है, ये याद रहेगा। अच्छा गौर से देखना मेरे बच्चों, रिफ्रेशर वालों ये कॉपी करने की जरूरत है, जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। उन्होंने लास्ट क्लास में कर लिया था, जल्दी से कॉपी करो। ब्लर आ रहा है, चलो रुक दो मैं सही करा देता हूँ। चाइनीज तो नहीं आ रहा ना, क्यों हंस रहा है भाई, यार एक काम करो, ये क्लास में जो आखिरी वाला प्रोजेक्टर लगा है ना, ये इसका शायद वो लाइन सही नहीं है, वो सही नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है वो, जल्दी आ जाओ। चले जी बढ़े आगे हम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे सारा फोकस, बोर्ड पे सारा फोकस, बोर्ड पे आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। यार यहाँ जाओ तुम, क्या नाम है अपना दोस्त, ये जो बीच वाला बच्चा, इधर आ जाओ जी, पीछे नजर नहीं आएगा तुम्हें, आ जाएगा सर वो भाई देखो मैं दोबारा बता दूं, गलत आर्ग्यूमेंट पिक कर रहे हो। मैं कह रहा हूं प्लांट अगर आपने रेंटल इनकम के लिए लिया है, वो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि ओनर उसको चला रहा है, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है। बच्चे भी कह रहे हैं प्लांट इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कि ओनर उसमें खुद बैठा हुआ है, चला रहा है इसलिए, नहीं नहीं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का वर्ड ही कंप्लाई नहीं हो रहा उधर। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जमीन और बिल्डिंग, वो तो प्लांट है ना, सही है जी। पूछो पूछो बेटा।
सर मुझे एक बात बताएं, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और मेरी आदत है मैं एक 1.5 महीने में फारिग कर देता हूँ, बेच देता हूँ उसको, कितने महीनों में बेनिफिट देके जाएगी मुझे? खत्म, उसके बाद तो मेरी रहेगी नहीं ना वो। क्या चीज? देखो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना तो हम एक चीज पढ़ेंगे कि एक प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ओनर खुद ऑक्युपाई करता है और दूसरा हिस्सा क्या कर देता है, रेंट पे दे देता है। तो हमें स्टैंडर्ड कहता है जो हिस्सा रेंट पे दिया हुआ है ना वो पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील होगा, जो इससे में आप खुद बैठे वो क्या है, वो आपकी जो है वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पीपी। डन, बढ़े हम आगे। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एसेट को, और जो सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि आप किसी भी एसेट को रिकॉर्ड कब करते हो, कब करते हो रिकॉर्ड, कब करते हो, किस वैल्यू पे करते हो, ये नहीं बोल रहा, कब करते हो रिकॉर्ड? सर जब आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रिकॉल करा रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने 5 जनवरी को एक लॉटरी का टिकट खरीदा, ठीक है जी, एक टिकट खरीदा, लॉटरी का टिकट हमने 50 रुपए में खरीदा, मिलने से 5 मिलियन रुपए, जीत गए तो जीतने का चांस कितना है? पता नहीं सर, कोई करोड़ों लोग खरीदेंगे तो एक खुशनसीब होगा जो जीतेगा। मैंने अभी 5 जनवरी को टिकट खरीदा है, क्या करूं, लॉटरी का इनाम आज रिकॉर्ड कर लूं? रिसीवेबल डेबिट, लॉटरी की इनकम क्रेडिट नहीं, क्यों? आपको पैसे मिलने का चांस कितना है? बहुत कम, बहुत कम चांस है, लेस देन 1% चांस है। ऐसा, जल्दी आ जाओ बेटा, शाबाश। यहां जगह खाली है, यहां के बैठना चाहो तो बैठ सकते। मुझे बताओ सर 5 जनवरी को मैं अपने पास रिसीवेबल बुक कर लूं, है बेटा? नहीं, क्यों सर? क्योंकि पैसे मिलने का चांस ना होने के बराबर है। कुछ लीगल वर्डिंग्स हैं जो आपको याद करनी है, सुनना जरा गौर से। एक चीज होती है सर्टन, इसका मतलब है इसके होने के चांसेस 100% है, ऐसा। जैसे आप लोगों से फीस रिकवर करना इज सर्टन, भाई बैठोगे तो फीस तो दोगे ना। चलिए, अच्छा जी, एक है वर्चुअली सर्टन, ये क्या है? 100% तो नहीं कह सकते, बट देयर इज ऑलमोस्ट 90% चांस कि ये पर्टिकुलर काम होगा, हम इसको क्या कहते हैं? वर्चुअली सर्टन। अप टू 90%, ऐसा, या 90% प्लस कह दो उसको, अप टू नहीं कहना चाहिए, 90% प्लस, ऐसा। किसी काम के होने के चांसेस अगर 90% प्लस है हम उसको क्या कहेंगे? वर्चुअली सर्टन। सर अगर किसी काम के होने के चांसेस 100% हम क्या कहेंगे? सर्टन। फिर एक चीज होती है प्रोबेबल। सर अगर किसी चीज के होने के चांसेस 50% प्लस हैं अप टू 90%, 90 से कम हो या 90 तक हो और 50 से ज्यादा हो, इस रेंज के काम को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबल। क्या कहेंगे? सर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाओगे अगले 5 साल में। ये प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टन है या सर्टन है? चलो इंशाल्लाह ये सर्टन है, मान लेते हैं, चलो सोचने पे टैक्स नहीं। अच्छा एक चीज होती है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है इसका चांस 5% से ज्यादा होता है अप टू 50%। गौर से सुनना, अगर किसी चीज का होने का चांस कितना हो? 5% हो, 5% से ज्यादा हो, सॉरी, अप टू 50%, तो ऐसी चीज को मैं क्या कहूंगा? पॉसिबल। मुझे एक बात बताएं सर, पॉसिबल का मतलब है ना होने का चांस ज्यादा है, होने का चांस कम है, ऐसा है, 50% या उससे कम, ऐसा। प्रोबेबल का मतलब क्या है? होने का चांस ज्यादा है, ना होने का चांस कम है। सर्टन, ना होने का कोई चांस ही नहीं है। वर्चुअली सर्टन, ना होने का चांस बहुत कम है, ऐसा। फिर एक चीज है रिमोट। सर लेस देन 5%, लेस देन 5%, हाँ जी। सर इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, ऐसा। गौर से सुनो, गौर सुनो, स्टैंडर्ड कहता है आप एसेट को जब रिकॉर्ड करो, आप किसी भी एसेट को उस वक्त रिकॉर्ड करो अगर उससे फायदा मिलने का चांस, फायदा मिलने का चांस 50% से ज्यादा हो, यानी सर वो प्रोबेबल हो। चांस क्या हो सर?
सर पैसे मिलने का चांस, बेनिफिट मिलने का चांस क्या हो, प्रोबेबल हो, ऐसा। अब और सुनो, मुझे एक बात बताएं सर, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदी, ऊपर वाली लॉटरी वाली एग्जांपल पे रहो, मुझे उन्होंने लॉटरी खरीदी है, क्या ये सर्टन है क्या हमें पैसे मिलेंगे? नहीं। क्या ये वर्चुअली सर्टन है हमें पैसे मिलेंगे? नहीं। क्या ये प्रोबेबल है हमें पैसे मिलेंगे? नहीं। पॉसिबल भी नहीं है सर, रिमोट चांसेस हैं कि हम जीते, ऐसा। तो क्या मैं 5 तारीख को अपने पास 5 मिलियन रुपए का रिसीवेबल बुक कर लूं? नहीं सर। अब हुआ क्या सर, 25 तारीख को मैं लॉटरी जीत गया, ठीक है जी, जीत गया लॉटरी, ऐसा जीत गया। अब सर सर्टन या वर्चुअली सर्टन कह लो, ये दोनों में से कोई एक भी चीज है पैसे अब मिलेंगे। अब बताओ अपने पास रिसीवेबल बुक कर लूं? हाँ, मैं कह रहा हूं भाई मैं लॉटरी का टिकट जीत चुका हूं, वेरीफाई हो चुका है, पैसे मिलने की देर है, बस थोड़े दिनों में पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब है अब मैं अपने पास एक एसेट यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकता हूं, ऐसा है। तो बताओ एसेट को कब रिकॉर्ड करते हैं? सर जब वो एटलीस्ट प्रोबेबल हो, ऐसा। एटलीस्ट क्या हो? अब बताओ मेरे बच्चों, एक दोस्त है मेरा, उसके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है जी। मैं बिल्डिंग देखने आया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बिल्डिंग देखने आया। मैंने कहा बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है भाई, बेचोगे तुम? उसने कहा जी मैं बिल्कुल बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है, नेगोशिएट कर लेते हैं। उसने कहा सर आज नहीं, 1 हफ्ते बाद बैठे। मेरा पूरा इरादा ये बिल्डिंग खरीदने का, रिकॉर्ड कर लूं आज। क्यों सर? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना अभी कंफर्म नहीं है, मे बी वो बेचे, मे बी ना बेचे। सर हम बैठे 7 तारीख को, 7 तारीख को हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं बिल्डिंग ले रहा हूं। उसने कहा सर बिल्डिंग की चाबी आपको जब मिलेगी जब आप पैसे दोगे। अब रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों सर? मे बी मैं पैसे ना दूं, मे बी बिल्डिंग की चाबी ना मिले, ऐसा। गौर सुनना, अब बताएं सर मैंने 18 जनवरी को पैसे देके बिल्डिंग की चाबी ले ली, अब रिकॉर्ड करूं? हाँ। क्यों? अब आपकी मिल्कियत में आ गई चीज, अब इस बिल्डिंग से आपको फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब होता है फायदा। अब मिलेगा फायदा? हाँ सर अब मिलेगा फायदा। तो मैं एसेट को रिकॉर्ड कब करता हूं? आमतौर पे जब मैं उसको खरीद लेता हूं। आमतौर पे जब मैं उसको खरीद लेता हूं तो सर मेरे पास क्या आ जाता है? एक राइट आ जाता है कि मैं उससे क्या ले सकता हूं? फायदा ले सकता हूं। तो सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मिलना क्या हो जाता है? प्रोबेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? मिसाल के तौर पर सर ये जगह हमने, ये पर्टिकुलर जगह हमने खरीदी, तो जिस दिन हमने खरीदी पैसे दिए, हमने क्या कह सकते हैं सर आज के बाद ये बिल्डिंग हमारी है और हम इस बिल्डिंग से रेंटल इनकम भी खा सकते हैं, इस बिल्डिंग को बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। जिस दिन तक मैंने इसको खरीदा नहीं था ये बिल्डिंग मेरी नहीं थी, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट या फायदा मिलना पॉसिबल या प्रोबेबल नहीं था। अब पैसे दे रही हैं, अब क्या है? अब बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करोगे? सर जब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो जाएंगे, दैट इज जब हम उसको क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? अगर किसी ने कहा जब परचेज करें तो मैं जूता मारूंगा उसको। मैंने आपको टेक्निकल वर्ड सिखा दिए, कौन से? सर जब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो जाए? प्रोबेबल हो जाए। डन। और उसकी कॉस्ट मेजरेबल हो। उसकी कॉस्ट क्या हो? अच्छा सुन सुन सुन, अब बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, एक बच्चे ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि अग्रीमेंट अगर हो जाए तो हम अपने पास चीज कैपिटलाइज ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अग्रीमेंट हो गया, आपने एग्रीमेंट रखा, उसने कहा कि भाई मैं आपको अग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। आपने कहा हो गया अग्रीमेंट। अब मैंने कहा नहीं दे रहा पैसे, तो बिल्डिंग में यूज कर सकता हूँ? नहीं सर। वो उठा के आपको वो कोट लगाएगा कि आप याद रखोगे। तो सर हमने क्या क्या करना है? पैसे देंगे तो हमें क्या मिलेगा सर? वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तब हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कब करना है ये समझ आ गया? रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करना है? कॉस्ट पे करना है। किस पे करना है? किस वैल्यू पे करना है? कॉस्ट पे करना है। और तो सुनना, रिकॉर्ड हमने करना है सर किस वैल्यू पे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। ऐसा कब रिकॉर्ड करोगे? जब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो जाएंगे और कॉस्ट मेजरेबल होगी, यानी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे, पता चल जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज है? कॉस्ट क्या चीज है सर? गौर से सुनिएगा। कॉस्ट स्टैंडर्ड कहता है, कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस। गौर सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना।
गौर से सुनो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो लिखना, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का। जब एक चीज अपने दिमाग में डाल दो, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा लिखने के लिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सवाल सॉल्व करने के लिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, अल्लाह के वास्ते एक तो लिखो नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो, आगे वाले की गुद्दी में नहीं देखो क्या है, तारों को नहीं देखो ये कहां जा रही हैं, यहां नहीं देखो ये क्या लिखा है, डोंट क्विट, नहीं, ये मुझे पहली फुर्सत में मिटा देना चाहिए यहां से। आधे लोग आगे यही देख रहे होते हैं, ये क्या लिखा है, डोंट क्विट, पीछे लिखा है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। यार मैं तो ना स्मार्ट करता हूं ना हार्ड करता हूं, ये छोड़ो, मैं वर्क ही नहीं करता हूं। डोंट क्वाइट, डोंट वर्क, ओके ठीक है। अच्छा यहां देख लीजिएगा प्लीज, मुझे एक बात बताएं सर, परचेज प्राइस, सुनो मैं इसके आगे एक वर्ड लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या चीज? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। परचेज प्राइस में इंटरेस्ट, हाउ इज दैट पॉसिबल? लोन पे लिया हो ये? नहीं। क्या क्या, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। पैसे, चीज अभी ले लियो पैसे। अच्छा सुनो, स्टैंडर्ड कहते हैं जी परचेज प्राइस रखो, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल ना करना। हमने कहा परचेज प्राइस में इंटरेस्ट कैसे शामिल होता है? उसने कहा अभी आपको बताते हैं। उसने कहा अज्यूम करो आपने, जल्दी अज्यूम करो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 जनवरी 2021 को। गौर से सुनना, कब खरीदी? 1 जनवरी 2021 को। आपने सामने वाले पार्टी को सर 20 रुपए पे कर दिए। कितने? 20 रुपए। आपने कहा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, 20 रुपए ले लो, मैं आपको 1 साल बाद 31 दिसंबर 2021 पे 40 रुपए और दे दूंगा। मैं आपको 31 दिसंबर 2022 पे 50 रुपए और दे दूंगा। मैं आपको 20 अभी दे रहा हूं, 40 1 साल बाद दूंगा, 50 उसके भी 1 साल बाद दूंगा। ऐसा बताओ, आपको जो परचेज प्राइस पे करना पड़ रही है, क्या वो 12 महीने के स्पैन से आगे जा रही है? क्या वो 12 महीने के स्पैन से आगे जा रही है? यस सर, 12 महीने के स्पैन से आगे जा रही है। ऐसा तो सर आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी चीज 12 महीने से आगे जाती है, बेचने वाला सूद चार्ज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बेचने वाला क्या चार्ज कर रहा होता है? सूद चार्ज कर रहा है। हमने कहा कैसे? उससे कहा आप कभी भी किसी अच्छी जगह से जाके चीज खरीदें, वो आपसे कहेगा कैश प्राइस 500 रुपए, देर से दोगे तो 600 रुपए। ये जो 100 रुपए का एडिशनल अमाउंट है, ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। उसने कहा भाई ये बंदा जो आपको इतना मेहरबान हो रहा है कि आपको 12 महीने बाद 40 और इवन उसके भी 12 महीने बाद 50 रुपए दे, ये बंदा मेहरबान नहीं है, ये आपसे क्या चार्ज कर रहा है? अब बताओ सूद किन 2 अमाउंट्स में छुपा हुआ है? इस 20 रुपए में सूद छुपा हुआ है? नहीं। क्यों? तो अभी मिल रहा है ना। सूद किस में छुपा हुआ है? सर 40 में भी छुपा हुआ है, और इसमें से मैंने सूद हटाना है। कैसे हटाऊं? कैसे हटाऊं? वेरी गुड सर, आप इन दोनों अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की टर्म्स में इसकी क्या वैल्यू होगी वो निकालना। और तो सुनना, ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी। डिस्काउंटिंग होती है एक रेट से। किसे? रेट से। कौन सा रेट? सुनो सुनो, तसल्ली से सुनना। अगर आज मैं बायर जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मैं बैंक से जाके लोन लूं, कहां से लोन लूं? बैंक से जाके लोन लूं, तो मुझे बैंक किस रेट पे लोन देगा? अब सुनो 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 सुनो, इतनी टेक्निकल हमें नहीं आती, काइबोर और हम बोर और तुम बोर, ठीक है जी। हम गए सर एक बैंक के पास, हम एक बैंक के पास गए, हमने कहा भाई बैंक लोन चाहिए। बैंक ने कहा किस लिए लोन चाहिए? हमने कहा जिस लिए भी चाहिए आप पैसे दे दो। तो बैंक ने कहा मैं आपसे सूद चार्ज करूंगा 10%। कितना? मैंने कहा आप मुझसे यानी अहमद से 10% सूद चार्ज करेंगे? थैंक यू जी। मैंने कहा अगर ये आरिफ शाह सूद लेने के, लोन लेने के, उससे कहा मुझसे 12% चार्ज करेंगे। मैंने कहा क्यों? मुझसे कम, इससे ज्यादा क्यों? उसने कहा ये रिस्की बंदा है, ये शायद पैसे दे शायद ना, रिस्की है। मैंने कहा अच्छा, फिर वो हसन से कितने चार्ज करोगे? उसने कहा 15%। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वो फ्रॉडिया है, पैसे देने के चांसेस जितने कम होते हैं बैंक सूद का रेट उतना ज्यादा चार्ज करता है।
इसका मतलब है सर जो बंदा लोन लेने जाएगा एक रेट से लोन नहीं मिलेगा। एक जमाने में मैंने लोन लिया बैंक से लोन लेने का, मैंने कहा जी मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 3 लाख रुपए मेरी सैलरी है। बैंक ने मुझे लोन दिया 22% पे। कितने पे? अच्छा, हमारे साथ एक जूनियर काम करता था हमारी कंपनी में, छोटा टुच्चा पांडा था, उसको लोन दिया 16% पे। मैंने कहा ये क्यों? मेरी तनख्वाह ज्यादा, मेरी तनख्वाह स्टेबल, पोस्ट भी बड़ी, इसको क्यों तुमने कम रेट पे लोन दिया? उसने कहा आप रहते हैं लियारी में, ये रहता है गुलशन में। नहीं, फैक्टर सुनना। उसने कहा जब हम रिकवरी के लिए जाते हैं ना लियारी, तो हम नहीं रिकवर करके आ सकते। ये गुलशन वुलशन में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो फिर पैसे दे देते 2 डंडे मारने के बाद। ठीक है जी, पिछले जब हम लियारी वालों को लोन दिया था, हम गए, उन्होंने वो फुटबॉल बना के हमारे साथ खेला है, ये फैक्ट है। तो मुझे बताओ क्या हर बंदे का लोन का रेट सेम होगा? नहीं। तो मुझे बताओ, मैं जो परचेजर है, बायर है, मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक मुझे लोन चाहिए, क्या रेट दोगे? बैंक ने कहा मैं आपको लोन दूंगा 10% रेट पे। कितने पे? बस मैंने कहा सही है, थैंक यू। लोन वोन नहीं चाहिए, सिर्फ पता करने आया था कि मेरी औकात क्या है। ठीक है, चले जाओ। अब बताओ मैं आ गया हूं अपनी औकात पता करके, क्या करूं मैं? डिस्काउंट करूं? किसको? इसको? इस 20 को? नहीं नहीं नहीं, इसको 20 को डिस्काउंट करने, इसको डिस्काउंट करूं? यस सर, 1 + 10% रेज़ टू पावर 1। 1 क्यों? 1 साल। सर इसको 1 + 10% रेज़ टू पावर 2। मुझे बताओ सर, इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस 40 रुपए को डिस्काउंट करने की जरूरत पड़ी, क्या आ रही है प्रेजेंट वैल्यू? कितना? 36.36। ये याद रखना, ये रेज़ टू पावर 2 है। 41। चलो एक सेकंड, अब एक काम करो, इन तीनों को ऐड कर दो। 20 जो अभी दे रहा हूं 97। अब सुनो मेरे बच्चों, इन 3 को भी ऐड कर दो, ग्रॉस वैल्यूज को। क्या आता है? 110। असल में मैं दे रहा हूं 110, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या बन रही है? 97। यानी सर इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप एक साथ पैसे देते हैं ना इस प्रॉपर्टी के सारे, आज आपको 97 रुपीज देना पड़ते, बस आपको 110 रुपए नहीं देना पड़ते। 110 आपसे इसलिए चार्ज किए जा रहे हैं कि आप देर से पैसे दे रहे हो। तो बताओ मैं अपनी प्रॉपर्टी को 110 पे रिकॉर्ड करूं या 97 पे? 97 पे। 110 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बताओ हम सर, कॉस्ट का मतलब क्या? परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कब करते हैं? जब पेमेंट 12 महीने से आगे जा रही हो। स्टैंडर्ड कहता है अगर 12 महीने के अंदर आ रही है तो मत छेड़ो उसको, क्योंकि फिर डिस्काउंट करने से कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आएगा। डिस्काउंटिंग कब करनी है? जब कंसिडरेशन 12 महीने से आगे जा रही है, ऐसा 12 महीने या उससे आगे, 12 महीने पे भी डिस्काउंटिंग करनी है। डन। अब बताओ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कब करते हो? जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट मेजरेबल हो। हम अभी कॉस्ट को मेजर करने जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट कॉस्ट का क्या है? परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग, ये कॉपी करो, शाबाश। यहां से कॉपी करना है, ये तो हो गया था ना। तो 110 में इंटरेस्ट शामिल है मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तब भी नहीं करना, नहीं तब नहीं करना। स्टैंड कहता है कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी देखो 110 से 97 हो गया, 13 रुपए का फर्क आ गया। करीब होता तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने से 1-8 रुपए का ही फर्क आता। रेट पर मंथ नहीं होगा, रेट हमेशा पर एनम होगा, ठीक है ना। ये क्यूटी का परेशानी है, ठीक है ना। वो यहाँ मैथ्स टेस्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। रेट सपोज किया है, एग्जाम में आपको बताएगा वो। डाउन पेमेंट करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो आपको बताएगा कि हमने किस टर्म्स पे प्रॉपर्टी खरीदी। यार इतनी सारी चीजें सामने रख दी, हम बंदे ही नजर नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है मुझे दिल से हूं। जी मेरे बच्चों, हाँ जी, हाँ भाई चोमू क्या कह रहा हूं?
तुमने ही नाम बताया, मैं तो कभी जिंदगी में मुझे पता नहीं चलता। चलो जी यार, कुछ बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस मुंह, ऐसा जैसे मुंह पे इस्त्री करके आए हो। क्या हो गया है? किसको? आई कैप ने ये हाल कर दिया। आप बाखुदा आज से 10 साल बाद अपनी जिंदगी जब एनालाइज कर रहे होंगे, आपको हंसी आ रही है, अबे यार FAR1 में फेल हो गए थे, रिफ्रेशर ले रहे थे हम, हैं ये हाल था दादा। आप माशाल्लाह कॉलम, ये आपको ऑनेस्टली बता रहा, ये आज की टेंशन कल की एक याद होगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो गुजारो इसको, टेंशन नहीं लो। गैरत के कैप्सूल खा रहे हैं। हैं? ये गेमिंग जोन हमने पता बनाया लोगों की उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, इस्लाह के लिए। क्या देखो, जो इसमें जाता है उसका बुरा हाल होता है, ठीक है ना, इसलिए बनाया। चलो जी बढ़े हम आगे। अच्छा, बुक कैसे मिलेगी? एक लिंक आपको दिया जाएगा, आप उस लिंक से जो है ना बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। बिल्कुल होंगे बेटा आदिल। चले मेरे बच्चों, लड़कों डिस्कशन नहीं जी। ARDD के बुक शॉप पर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। बुक शॉप अब खुल गई है। जो बुक शॉप वाला बंदा है वो असल में गांव का बंदा है, वो साल में सिर्फ 2 दफा गांव जाता है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लगा लेता है तो हम कुछ नहीं बोलते उसको। शादीशुदा बंदा है भाई, घर भी जाएगा ना। चलो मैं देख लेता हूँ शहीद। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त, प्यारे बच्चों बढ़ जाए आगे। पहली चीज क्या है सर? परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिर मेरे बच्चों बोर्ड पे कम बैक, वापस आ जाओ। नंबर 2 ब्रोकरेज। बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें। सर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके लिए जो आप ब्रोकरेज पे करोगे उस ट्रांजैक्शन के लिए, उस ब्रोकरेज को भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड करोगे। सिंपल सी बात है, ये कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है ना। अच्छा जी सुनिएगा दोस्त, एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, तुम लोगों के लिए पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन याद कर लो, कभी किसी जगह पे फॉर्म में काम आ जाएगी। पाकिस्तान में एक चीज होती है CVT, ये होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये क्या होता है? ये टेक्निकली गवर्नमेंट की ब्रोकरेज है, ये कुछ एसेट्स के ऊपर पे होता है और ये गवर्नमेंट आपसे एज अ ब्रोकर चार्ज करती है, ठीक है। CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है जी। ये हाँ ये CVT एक कैपिटल वैल्यू टैक्स है। जो आप कभी शेयर्स खरीदने जाएं तो आप उस ब्रोकर को भी पैसे पे करते हो जिससे आप खरीद रहे हो शेयर्स, और गवर्नमेंट को भी पे करते हो, ठीक है जी। गवर्नमेंट कहती है इतना बड़ा नेशनल क्लियरिंग हाउस मैंने लगाया है, शेयर्स खरीदने के लिए आपको हेल्प आउट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ब्रोकरेज तो दो। आमतौर पे प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं करती है। गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज नहीं बल्कि प्रॉपर्टी पे टैक्स चार्ज करती है। डन। तो बताओ ब्रोकरेज जब भी आएगी प्रॉपर्टी में क्या करूंगा मैं? उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तीसरी चीज लीगल चार्जेस। हाँ जी लीगल चार्जेस क्या है सर? लीगल चार्जेस 2 टाइप के हैं प्यारा भाई, बोर्ड पे देख ले, मत लिख, पूरा टाइम दे तुम्हें लिखने बोर्ड पे। यार ये जो तुम नीचे देख रहे हो ये बोर्ड नहीं है, अलियान बोर्ड पे देखेगा नहीं, वो अपनी कॉपी में देख रहा था। अच्छा चलो जी, नहीं मैंने थोड़ी देर पहले कहा था थोड़े हंसते मुस्कुराते रहो, नहीं रहो, सीरियस हो जाओगे। चलो जी बोर्ड पे
वर्क बुक कहाँ से मिलेगी? यही मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो बात हो रही थी वर्क बुक के लिए हो रही थी। ARTT के बुक शॉप पे मिलेगी और वो ऑर्डर के लिए आपको डाटा दे। यहाँ फोकस कर लो ना यार, काम की चीजें छोड़ के। अभी अभी आपका निकाह हुआ, चौरे किधर है किधर है, भाई बेगम पे फोकस कर। यहाँ देखेंगे, सुने ये सही कह रहा है, इसको यकीन नहीं आ रहा। असल में पुराने जमाने में जब कुरैश में एक वो होती थी, बीमारी होती थी लोगों को, वो ये थी कि अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। आजकल के जमाने में ऐसों को दे देते हैं। मिसाल देना, नाराज नहीं होना, ठीक है। यहां देख लें सर, लीगल चार्जेस सर, अब नहीं बोलेंगे। लीगल चार्जेस क्या है सर? दो किस्म के। एक तो ये कि आप किसी लॉयर से मशवरा लो कि मैं ये बिल्डिंग खरीदूं या ना खरीदूं, आप कंसल्टेंसी दें। ऐसा तो नहीं है कि इस बिल्डिंग को मैं खरीद लूं और बाद में क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, बाद में कोई बंदा आके कहे कि जी आपको ये बात शायद पता ना हो, इंडिया में एक चोर था, ये मतलब एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, उसके ऊपर जो है वो थाने में FIR गढ़ी हुई, उसने ताजमहल बेच दिया था एक बंदे को, ठीक है ना। आप जाके इंटरनेट सर्च करना कि वो चोर जिसने ताजमहल बेचा, उसकी पूरी हिस्ट्री तुम्हें बताएंगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, लीगल चार्जेस हैं जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, आमतौर पे आप एक लीगल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेते हो, बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कि यार ये देख के बताओ ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे से मैं खरीद रहा हूं उसने लोन लेने के चक्कर में ये प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी हो और जैसे ही हम जाएं अगले दिन बैंक वाले आ जाएं कि निकलो भाई। तो मैं उससे लीगल कंसल्टेंसी लेता हूं। लीगल कंसल्टेंसी के अलावा और लीगल चार्जेस में क्या आता है सर? सारे टैक्सेस ड्यूटीज जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए पे करते हो, सरकारी या दरबारी। ये क्या है सर? सरकारी या दरबारी का मतलब, एक वो है जो जेन्युइन पैसे बनते हैं, देना चाहिए आपको। एक आप क्या करते हो, फाइल को पहिए भी तो लगाने होते हैं ना, कि वो जल्दी जल्दी आगे जाए। तो सर याद रखिएगा, पेपर में अगर ये दोनों किस्म की कॉस्ट आ जाए कि जी एक वो है जो आपने लीगल चार्जेस पे किए हैं, दूसरा वो है जो आपने रिश्वत दी है, ठीक है जी, ये सीए फाइल में आ चुका है कि आपने रिश्वत दी भाई फाइल को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, तो वो भी लीगल चार्जेस के अंदर ही डाल देना, सरकारी हो या दरबारी हो। अब मुझे बताएं लीगल चार्जेस में क्या क्या आएगा? लीगल कंसल्टेंसी और हर किस्म का वो चार्ज जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप गवर्नमेंट को पे करते हो। डन। अच्छा जी, फिर गौर से देखिएगा बेटा, हाँ हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? मेरे पास एक बंदा आया, मैं कंपनी का CFO था, उससे कहा मैं सिंध के लेबर जो है वो डिवीजन से आया हूँ और मुझे आप लोग है ना वॉशरूम चेक करने। मैंने कहा वॉशरूम चेक करने? अब मैं नया नया CFO बना था, मुझे नहीं था आइडिया कि इन लोगों को कैसे डील करते हैं। अब मैंने कहा आओ दिखा देते हैं आपको वॉशरूम। अब मैं खुद चला गया साथ में, मैंने कहा ये वॉशरूम है। वो गया और यूं पैर कर रहा है। उसने कहा यार इस पे तो स्लिप हो सकता है बंदा, तो बंदा गिर जाएगा, बंदा गिरेगा तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी, तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट ना कंजीनियल नहीं है, तो इस पे फिर पेनल्टी लगेगी, या तो आप ये पूरे वॉशरूम के टाइल्स चेंज करें। मैंने कहा भाई ये इटालियन टाइल्स हैं, इस पे नहीं होता बंदा स्लिप। कहता यार मैं हो रहा हूँ ये देखो, ठीक है ना। मुझे उसको देनी पड़ी रिश्वत। अब मुझे बताओ ये रिश्वत मैं अब अकाउंट्स में क्या दिखाऊं? रिश्वत एक्सपेंस नहीं, क्या दिखाता हूं मैं? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, लीगल चार्जेस हैं, हमने दे दी उसको और एंट्री भी पास कर दी। ऑडिटर आया, उसने ये क्या? हमने कहा यही है। हमने कहा आप निकाल के बाहर रख दो, उसने कहा नहीं यार छोड़ दो। तो याद रखना सर, पाकिस्तान में ये चीज एक नेसेसरी इविल है। अब आप सर सामान लेने गए, आपको पता है कि मैं जाऊंगा तो रोड पे टुल्ला रोकेगा, 500 रुपए लेगा। आम की पेटी मैंने खरीदी 1000 रुपए की, सर मैंने 200 रुपए रिश्वत दी, कितने की पड़ी आम की पेटी? 1200 रुपए, खत्म, ठीक है जी। तो याद रखना लीगल चार्जेस में रिश्वत हो, हराम के पैसे हो, हलाल के पैसे हो, ठीक है जी, सूद के पैसे हो, जो भी हो, ये लीगल चार्जेस में आएगा। डन, आगे बढ़े। अच्छा देखो, अब ना कोई रिलीजन पे सवाल नहीं करेगा, हराम हलाल पे सवाल नहीं करेगा। मैं आपको टोटल एक मटीरियलिस्टिक चीज पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पैसे की अकाउंटिंग कैसे करनी। पैसा आ कहां से रहा है? नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है जी। इस वक्त हम बैठे टोटल एथीस्ट, ठीक है जी। अल्लाह माफ करे, मुसलमान है ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना हमने ऐसे ही चीजें, ठीक है जी। अच्छा सर सुनना प्लीज, लीगल चार्जेस आ गया, ब्रोकरेज आ गया, फिर सर आपसे लॉ ये कहता है नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल टैक्स।
सुनो 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 गौर से मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। मैं दोबारा एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने सारी लास्ट क्लास में बताई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपका क्विज लिया, उसके बाद मैंने हाल देखा, मैंने कहा नहीं यार, ये वो कॉम है जिसको थोड़ा सा ना चीजें आराम आराम से लेके चलनी है। मुझे बताओ नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल टैक्स क्या है। और सुनो 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 सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी ना, जिससे उसको मैंने दिए 100 रुपए। गौर से सुनना, उसने कहा 10 रुपए और दो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सेल्स टैक्स। क्या चीज? मैंने कहा अच्छा 10 रुपए और दो, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो सेल्स पे होता है ना, मैं तो परचेस कर रहा हूं। उसने कहा मैं तो बेच रहा हूं ना। तो मैंने कहा तुम दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स होता है जब आप चीज खरीदोगे तो आपको देने पड़ेंगे, सेलर को देने, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा, मैंने 10 रुपए उस बंदे को दे दिए एक्स्ट्रा। कितने की प्रॉपर्टी पड़ गई मुझे? 110 की। लेकिन उस बंदे ने मुझे जाते जाते कहा कि ये 10 रुपए ना आपका एक्सपेंस नहीं है। मैंने कहा क्यों? दे तो दिया आपको, मेरे तो जेब से निकल गया ना। मुझे बिल्डिंग कितने की पड़ गई? 100। उसने कहा जब आप ये बिल्डिंग किसी और को बेचे ना, आप उससे 10 रुपए रिसीव कर लेना, रिकवर कर लेना। अगर मैं ये बिल्डिंग किसी और को बेचूं 150 रुपए में, कितने में, और मैं उससे कहूं कि मुझे 12 रुपए का सेल्स टैक्स दे दो, ले लूं उस बंदे सेल्स टैक्स। मैंने कितना सेल्स टैक्स पे किया था? रिकवर कितना किया? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2 रुपए दे दूंगा, लेकिन जो 10 रुपए मैंने पे किए थे ना, वो अपनी जेब में रख लूंगा। तो बताओ, सेल्स टैक्स एक रिकवरेबल टैक्स है, यानी एक ऐसा टैक्स है आप पे कर दोगे तो आपको क्या होगा? वापस मिल जाएगा। आपको क्या होगा? आपको क्या होगा? तो बताओ सर, जब मुझे एक खर्चा करने के बाद वापस मिल जाना है, तो क्या मैं उसको कॉस्ट में ऐड करूं? क्या मैं उसको कॉस्ट में ऐड करूं? तो बताओ, हम क्या रिफंडेबल और एडजस्टेबल और रिकवरेबल टैक्सेस को कॉस्ट में डालते हैं? नहीं सर, नहीं डालते। क्यों? हमें पता होता है कि यार हम आज टैक्स पे कर रहे हैं तो इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं से हम रिकवर कर ही लेंगे, तो हमें इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे बताओ, हम सर कौन से टैक्सेस को प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड करेंगे? वो जो पे कर दिए और उसके बाद वापस नहीं मिलेंगे। आपने कहा दे दिए तो दे दिए, अब गए। अब बताओ सर, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, गवर्नमेंट मुझे कहे कि प्रॉपर्टी टैक्स दो, मैंने गवर्नमेंट को दिया प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने कहा सर ये मैं किसी और से रिकवर कर सकता हूं? उसने कहा नहीं, ये तुम्हारी कॉस्ट है। तो मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी की कॉस्ट में उसको, मेरे बच्चों मुझे बताओ प्रॉपर्टी की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा? परचेज प्राइस, अदर देन इंटरेस्ट, नंबर 2 ब्रोकरेज, नंबर 3 लीगल चार्जेस इंक्लूडिंग एवरी पॉसिबल टैक्स जो हमने पे करना है, गवर्नमेंट को देना है, ठीक है जी। और कंसल्टेंसी, नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस होनी चाहिए। सर वो टैक्सेस नहीं लेने हैं जो आप एक दफा पे कर दो तो आपको कहीं ना कहीं से वापस मिल जाए। यहां तक याद आ रहा है? सर यहां तक हमने कवर किया था पिछली क्लास में, रिफ्रेशर के बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने रिवाइज करा दिया। पक्का? अब बताएं जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे। कॉस्ट में परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लीगल चार्जेस, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। कब रिकॉर्ड करते हैं? जब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो जाए? प्रोबेबल। ऐसा? अब सुनो सुनो, ये कॉपी करना है तो कर लो, ताकि हम आगे बढ़े, कुछ सवालात सॉल्व करें। शाबाश। प्रॉपर्टी टैक्स इसी में डाल दो ना, टैक्सेस के अंदर डाल दो। जी मेरे बच्चों, जी मेरे भाई, जी मेरे बच्चों,
देखो ऑडिटर जापान से आता है या फलस्तीन से आता है? पाकिस्तान से ही आता है ना, उसको पता है, वो खुद भी देता है इस तरह की चीजें, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले भाई। मेरा भाई है छोटा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता है, वो सीए फाइनलिस्ट है, एसीसी क्वालिफाइड है, उसको मैंने एक फर्म में लगवाया टैक्स डिपार्टमेंट में। तो एक बंदा उससे टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल था, पैसे वाला बंदा था, उसे टैक्स रिटर्न भरवाना है मेरे भाई से। उसको कहा ये जो प्रॉपर्टी है ना ये छुपा दो, ये नहीं दिखाओ। भाई उसको यूं देख रहा है, ये तो गलत है। उसने कहा भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो करना, ये छुपा दे। मेरे भाई ने कहा मैं गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद पता क्या हुआ, मेरा भाई फारिग हो गया, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान में इस तरह की चीजें, छोटे छोटे बातें बड़े बड़े शहरों में होती है, ठीक है जी। हैं जन्नत कमा ली? नहीं, जन्नत की तो शादी हो गई है ना। आगे बढ़ो आगे, दुआ तो बाखान मिल गई थी ना बाद में। बोर्ड पे देखो, रिफ्रेशर वाले बैच कब होगा स्टार्ट? अच्छा कब खत्म होगा? खत्म तो ऑब्वियसली साथ ही होगा सब। यहाँ बोर्ड पे देखना दोस्त, सुनो, आपने कॉस्ट में क्या चीजें नहीं डालनी है, ये 7 चीजें हैं जो आपने कॉस्ट में नहीं ऐड करनी। एक एक करके हम पिक करते हैं। नंबर 1 सर कॉस्ट में आपने नहीं डालना, गौर से सुनना प्लीज, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। सुनो मेरे बच्चों सुनो, ये लिस्ट कंप्यूटर जहन खुला हुआ ना, ये सब डाउनलोड हो जानी चाहिए। अब पेपर में सवाल है, प्रॉपर तो सवाल हैंडल करना है, नहीं तो एमसीक्यूज के लिए लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। डन। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, गौर से सुनना, सुनो 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 मेरे बच्चों। सर ये एक बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, बेटा अच्छे तरीके से इसको समझना, ये वो चीज है जिसपे गलती करके आओगे पेपर में। अभी तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एग्जामिनर ने खुल के बड़ा सवाल नहीं बनाया, पिछली 4 अटेम्प्ट से मैं फॉलो कर रहा हूँ चीजें, बड़ा सवाल नहीं बनाया, मे बी ये अटेम्प्ट हो, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पिक किया। सर ये बिल्डिंग बन रही है, इस पे ब्लॉक्स लग रहे हैं, ठीक है जी। आपने सर मिसाल के तौर पर 10,000 ब्लॉक्स मंगवाए, कितने? एक ब्लॉक की कॉस्ट है 50, कितने की ब्लॉक्स आ गए? 5 लाख की। मुझे बताओ प्रॉपर्टी में ऐड कर दूं 5 लाख, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, तो प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे, बन रही है प्रॉपर्टी, ऐसा। अब हुआ ये कि इस 10,000 ब्लॉक्स में से 9,000 ब्लॉक्स तो लग गए बिल्डिंग, 1,000 ब्लॉक्स मिस हैंडलिंग की वजह से ट्रक से उतारते हुए गिर के टूट गए। अब क्या करें, इन ब्लॉक्स को फेंकना पड़ेगा, किसी काम के नहीं है। तो इसका मतलब है सर जो काम आने वाले ब्लॉक्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 450। और जो टूट गए उसकी वैल्यू कितनी है? सर जब ये काम हो गया ना, तो हमारा अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट था हमारा, वो हमारे पास आया, उसने कहा ये आमतौर पे टूटते हैं या इस दफा अलग से टूटे? मैंने कहा नहीं, आमतौर पे क्या टूटते हैं, ब्लॉक उतारने ना ट्रक से, कौन सा बड़ा काम है। इस दफा हमने जो बंदा लगाया था वो थोड़ा ढीला था, ठीक है जी, उसका रिजल्ट आया था। अब उसने कहा अच्छा इसका मतलब है दिस इज नॉट अ नॉर्मल फीचर ऑफ द बिजनेस, ये ब्लॉक्स टूटना नॉर्मल फीचर, ये लॉस नॉर्मल, ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। तो बताओ सर मैं अपनी बिल्डिंग में 5 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करूं या 4.5 लाख की वैल्यू ऐड करूं? 4.5 लाख, 5 लाख नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस फीचर नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, नॉर्मल बिजनेस फीचर नहीं है, ऐसा। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के मामला ये होता है कि सर जिस जगह पे बिल्डिंग बन रही है ना, आमतौर पे ऐसे इलाकों में 50,000 ये 10,000 ब्लॉक्स में से 1,000 टूटते ही टूटते हैं सर, ये नहीं बचाए जा सकते हैं। तो मैं कहता ये कौन सा लॉ? अब बताओ मैं बिल्डिंग में कितनी वैल्यू डालता? पूरे 5 लाख। कितने? मैं कहता भाई आमतौर पे होता है, ये नॉर्मल बिजनेस फीचर है,
10,000 ब्लॉक्स खरीदोगे 9,000 ही काम आएंगे, 1,000 क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मुझे बताओ सर जो लॉस है अगर वो नॉर्मल है तो पूरे 5 लाख बिल्डिंग में डाल देना। और सर अगर ये आमतौर पे नहीं होता लॉस, इस दफा अलग से हो गया लॉस, तो सर फिर मैं क्या है जनाब, मैं इसको क्या करूंगा, सिर्फ 4.5 लाख बिल्डिंग में डालूंगा। कौन सा लॉस हटाना है? क्या मैंने कहा सारे लॉस हटाने? नहीं, मैंने क्या कहा, एबनॉर्मल लॉस बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्लूड। पक्का? कॉपी करो उसको, शाबाश। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो सालिया। कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल एग्जामिनर आपको बताएगा, ठीक है जी, कि ये नॉर्मल बिजनेस फीचर है या नहीं है। जी मेरा बच्चा, नॉर्मल को तो एबनॉर्मल को भी एक्सपेंस आउट करोगे, नॉर्मल को भी एक्सपेंस आउट करोगे, तो फर्क क्या रहेगा? मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस है, एक जूता बनाने वाला बंदा है, वो जूते बनाता है, चमड़ा लेकर आता है, वो काटता है, कुछ चमड़ा जो है वो जाया होता ही होता है। क्या ये कॉस्ट मुझे अपने कस्टमर से रिकवर करनी चाहिए? हाँ, कैसे रिकवर होगी कस्टमर से? जब तुम उसको जूते की कॉस्ट में डालोगे, जूते की कॉस्ट में डालोगे तो जूता क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। उसके बाद उसमें प्रॉफिट लगाओगे, फिर कस्टमर से रिकवर करोगे। अगर उसको तुम जूते की कॉस्ट में नहीं डालो तो शो ही नहीं होगा, वो रिकवर नहीं होगा। तो नॉर्मल लॉस है तो रिकवर करेंगे, एबनॉर्मल है तो हमने कस्टमर को हम तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। बुक्स के लिए बेटा बिल सारी चीजें एंड में बता रहा हूँ, बुक्स से रिलेटेड। जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, एबनॉर्मल गेन कैसे होगा? हम 50,000 की 10,000 ब्लॉक्स लेकर आएंगे, ट्रक खोलेंगे तो 55 11 पड़ी होंगी। कॉस्टिंग के अंदर होता है, अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये जानवरों में तो हो सकता है लेकिन ब्लॉक्स में नहीं हो सकता ना। आगे बढ़े हम दोस्त। बिल्लियां ला रहे हो तुम, ट्रक में डाली 100 में, आते आते 102 3 हो गई, ये हो सकता है। बढ़ो आगे दोस्त। जी मेरे बच्चों, हम आगे जाएं। 7 चीजें हमने डिस्कस करनी है जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी। रोज क्विज होगा, रोज डेली बुनियादों पे, एक दिन छोड़ के नहीं, 2 दिन छोड़ के नहीं, डेली। कल मैंने क्विज आपका कंडक्ट किया था, उसके रिजल्ट्स ये हैं कि भैया 159 लोगों ने वो क्विज दिया है, ठीक है जी। मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूं आपसे। लिंक आ जाएगा क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज होंगे, कैलकुलेशंस करनी होंगी आपने। अभी तक मैंने कॉपी अटैच करने का ऑप्शन नहीं डाला, एक आध दिन में मैं साथ में इसके भी डाल दूंगा कि आपने कॉपी अटैच करनी है। सर ये 165 लोगों ने ये क्विज दिया सर, ठीक है जी। इनके नंबर, नाम, नंबर, दादा का नंबर, परदादा का नंबर सब इसके अंदर है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ देख लो, देखो आप लोगों को जब नंबर्स पढ़ाए जाते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट लेके नंबर्स कर लेते हो, लेकिन जहां आपसे कोई टेक्निकल सवाल पूछा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर कोई 45 लोगों ने जो है ना वो सही जवाब दिया, 45% लोगों ने। पहला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, जवाब दो मुझे इसका। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, पढ़ो जरा इसको, क्या है? लैंड एक्वायर्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, ये है, हाँ सर। बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर रीसेलिंग, नहीं सर। प्लांट एक्वायर्ड फॉर रेंटल इनकम, अभी मैंने कहा ना प्लांट नहीं आएगा, मनुष्यों ने सिविक। फिर
बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, नहीं सर, अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं आएगी ना। प्लॉट ऑफ लैंड अलॉन्ग विद बिल्डिंग फॉर रेंटल इनकम, यस सर, ऐसा 1 and 5 सर। और माशाल्लाह 1, 3 and 5 प्लांट को भी प्रॉपर्टी में चढ़ा दिया सारों ने, ठीक है जी। 64 लोगों ने ये जवाब दिया है। अच्छा, बाकियों के ख्याल में कुछ और भी था, ठीक है जी। एक कुछ लोग ऐसे आए थे, उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये 6th MCQ अभी थोड़ी देर में हम पढ़ लेते हैं तो हम समझ भी, ठीक है। अच्छा जी सर, फिर इसी तरह मैंने लिखा जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट? सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल। अभी मैंने आपको कहा कि नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल कॉस्ट का पार्ट होता है, ऊपर लिखा है नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट। ये खैर हमने अभी कवर नहीं किया है, ठीक है जी। तो इस तरह के ये फिर सवाल है सर कुछ नंबर्स वाले, ठीक है जी। तो ये मैं आपको रोज दिया करूंगा और ये माशाल्लाह उसका स्कोर है, ठीक है जी। मैं ऐसे भी लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं जिन्होंने 0 स्कोर किया है, क्यों दिखाएं, क्यों किसी की बेइज्जती करें। चलो जी, यहां देख लो, बोर्ड पे देखो, क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी? लॉस, लॉस नहीं डालना ना, नहीं सर, कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। गौर तो सुनना दोस्त, सुनो मेरे बच्चों, सर मेंटेनेंस एंड, अब जरा गौर से एक चीज सुनना और तसल्ली से एक चीज सुनना, प्यारे भाई, बातें नहीं, डिस्कशन नहीं, पीले वाले भाई यहां देख लो, बोर्ड पे देखो दोस्त, सुने सर, आमतौर पे मिसाल दे रहा हूं, प्रॉपर्टी को छोड़ो, एक मशीन की मिसाल लेते हैं। आमतौर पे हम एक मशीन खरीदते हैं ना, तो अंदाजा होता है कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा एक साल में। कितने? मैंने एक मशीन खरीदी, वो 10,000 माउस प्रोड्यूस करेगी साल में। खरीदा इसीलिए कि 10,000 प्रोड्यूस करे। आमतौर पे मशीन 10,000 माउस ही प्रोड्यूस करती है सालाना, ठीक है जी। गौर तो सुनना, मशीन खराब हो गई मशीन, गौर तो सुनो, अब प्रोड्यूस कर रही है 6,000 माउस। मैं आया और मैंने सर इस मशीन पे कुछ खर्चा किया, ये खर्चा करने के बाद दोबारा 10,000 प्रोड्यूस करने लग गई। इस एक्सपेंस को क्या नाम दूं? रिपेयर एक्सपेंस। क्या नाम दूं? रिपेयर एक्सपेंस। क्या नाम दूं? रिपेयर एक्सपेंस कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। रिपेयर क्या हो जाता है? एक्सपेंस आउट हो जाता है। रिपेयर कब किया जाता है? जब एक मशीन अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी से नीचे ऑपरेट कर रही होती है और हम उसको कहां ले आते हैं? उसी स्टैंडर्ड लेवल पे ले आते हैं। डन। एक मशीन का पाउंड टूट गया, जुड़वा दिया, क्या है? रिपेयर। एसी नहीं चल रहा, सही करवा दिया। सर सही करवाने का मतलब है हम इसको चाहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है इससे एटलीस्ट वो काम करना शुरू कर। डन। अब बताया जी, जिस बंदे से हमने मिस्त्री से बनवाया था, उसने कहा सर इसकी प्रॉपर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करें। क्या करें? प्रॉपर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करें ताकि 10,000 यूनिट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहे। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि 10,000 यूनिट ये बनाता रहे, इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्चा कौन सा है? मेंटेनेंस। मेंटेन रखने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, ये खर्चा क्या कहलाता है? मेंटेनेंस खर्चा कहलाता है। ऐसा है, ये बात समझ आती है? सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट, कोई रिपेयर कॉस्ट आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। फिर कॉस्ट कौन सी ऐड होती है? अगर हम एक काम करें, इस 10,000 यूनिट की मशीन को ऐसा कर दें कि 12 प्रोड्यूस करने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको? ओवरहॉलिंग। हमने अभी तक वो नहीं पढ़ा, ठीक है जी। वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। मैं अभी लिस्ट क्या बना रहा हूं, कौन से खर्चे आपने इंक्लूड नहीं करने। तो बताओ कौन सा खर्चा इंक्लूड नहीं करना? पहला खर्चा हमने पढ़ा एबनॉर्मल लॉस। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस बिल्डिंग बनाने के वक्त आएगा या बनाने के बाद? बनाने के वक्त आएगा। ये बिल्डिंग के फौरन बाद आना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं जब फौरन बाद खर्चे आना शुरू हो गए, इसको कहीं कैपिटलाइज नहीं कर देना, इसको क्या करना है आपने? एक्सपेंस आउट करना है, इसको बिल्डिंग की वैल्यू में मत ऐड करना। ऐसा? कॉपी कॉपी, शाबाश शाबाश शाबाश। साफ जी मेरा बच्चा।
बिल्डिंग में आग लग जाए बनने के बाद, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो टेक्निकली एक एबनॉर्मल लॉस है, एक्सपेंस आउट कर दो, ठीक है जी। सर अगर हमारे इलाके में हर बार आग लगती है तो नॉर्मल फीचर हो है जी जनाब। नहीं ना, बीमार आदमी अपना इलाज कराता है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हम कहते हैं नहीं, जिस लेवल पे पहले था अब उस पे आ गया, उसको ताकत के इंजेक्शन ठोको, वो अलग से काम करना शुरू कर दे, हम कहेंगे अब एफिशिएंसी बढ़ गया। मेरा हाथ बड़ा हो गया, बोतल छोटी हो गई है, छोटी है मुझे वाकई फील हुआ। चलो जी, अच्छा चलो खैर है। सर प्लीज बोर्ड पे जाएं, तीसरी चीज पे जाएं, सुनिएगा दोस्त मेरे बच्चों। सर स्टार्टअप कॉस्ट, सुनो मेरे बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनना सर, सारी चीजें छोड़ के यहाँ बोर्ड पे देखो। सर मैं एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक प्लॉट है जमीन का, मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक बिल्डिंग बनाऊं और वो रेंट पे दे, ठीक है जी। जब मैंने बिल्डिंग बनाना शुरू की तो किसी इंजीनियर ने कहा सर इस जमीन की मिट्टी में बहुत नमी है, क्या है, इस जमीन की मिट्टी में बहुत नमी है, सीम सीम वाली मिट्टी है ये ना हो कि आप बिल्डिंग बना और वो बिल्डिंग मतलब प्रॉपरली जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करे, टाइम पूरा नहीं करे, गिर जाए वो। तो आप एक काम करें, जरा लैब में जाके इस पे इसकी टेस्टिंग करवा लें, मिट्टी सही है या नहीं है। गौर से सुनना, आप तो यहाँ कई सारी बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे फ्यूचर में, पता चला ये बिल्डिंग खड़ी करने की जमीन ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ इस पे, हैं क्या कर लूँ, इनिशियल रिसर्च कर लूँ। मैंने कहा कि सर मट्टी उठा के लैब भेज दी, लैब वालों ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, ये मट्टी का मसला नहीं है, यहाँ थोड़े टाइम पहले कुत्ते उत्ते आते थे तो ये उन्होंने खराब किए। पता चल गया लैब से। अब सुनो, अब हमें पता चल गया कि जी इस जगह पे बिल्डिंग बन सकती है, हमने घबराना नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि सर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, हमारा इरादा क्या, बिल्डिंग को क्या करना है हमने, बिल्डिंग को क्या करना है हमने, रेंट पे देना है ना भाई, रेंट पे देना है। हमने क्या किया, ऐड देना शुरू कर दिए टीवी पे कि गुलिस्तान जौहर से 4 किलोमीटर के फासले पे शहर के वस्त में जबरदस्त बिल्डिंग, ठीक है, 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट, 6 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट, 2 मियाँ बीवी डाल दिए खुश है वहां पे बच्चों समेत। ये क्या है सर, फौरी कब्जा 35 लाख रुपए से आगाज, बकिया एक साथ, बकिया आसान, बकिया अदायगी आसान एक साथ है। अच्छा इसे सुने, ये इनिशियल मार्केटिंग हो रही है, गौर सुनना, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, देखे जा रहे हैं, बेहतरीन यार जबरदस्त घर बने हुए, ठीक है, घर वर बने हुए ही नहीं है। ये मार्केटिंग जब होती है जब खंडरात होते हैं, इनिशियल मार्केटिंग जब की जाती है, ठीक है जी, क्योंकि उन्हीं के पैसों से बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, ठीक है जी। तो अभी बिल्डिंग है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जब इनिशियल रिसर्च की थी बिल्डिंग थी नहीं, जब इनिशियल मार्केटिंग करो बिल्डिंग है नहीं। अब हमने क्या किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी, कंस्ट्रक्ट होते 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 सर मिसाल के तौर पर गौर सुनना, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई सर, कंप्लीट हो रही है बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बन गई इसके बाद हमने दोबारा मार्केटिंग, ठीक है जी, पोस्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग, दोबारा मार्केटिंग की। हमने कहा देखो बिल्डिंग हमारी जबरदस्त बनी हुई है, ठीक है जी, आप भी आए, घर वालों को भी लाएं, ठीक है जी, आके बिल्डिंग देखें खाली, ठीक है जी, रहने वहने का सीन नहीं है इसमें, आप लोग आके देखे जा रहे हैं, ये एक और मार्केटिंग हो गई, डन। अब बिल्डिंग बनी तो हमने क्या किया, एक बिजनेस प्लान बनाया कि हम रेंट क्या रखें, कितने रुपए का रेंट रखें, ठीक है जी, कि हम जो है वो इस बिल्डिंग से प्रॉफिट कमा सकें। ये सारे खर्चे कहलाते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। ये स्टार्टअप कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। क्यों, क्या पता रिसर्च के बाद हमें पता चलता कि बिल्डिंग ही नहीं खड़ी करनी, तो क्या वो जो इनिशियल रिसर्च की कॉस्ट है मैं कहां कैपिटलाइज करता।
एक्सपेंस आउट कर दें। आप करें इनिशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग की कॉस्ट तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी खर्चा कर रहे हो, बिल्डिंग के बेचने पे खर्चा कर रहे हो। ऐसा बिजनेस प्लान बनाया, पता चला बिजनेस प्लान में आ गया फेल्ड, रेंटल इनकम से कुछ नहीं होगा, खड़ी खड़ी बिल्डिंग हमने बेच दी। तो याद रखिएगा ये स्टार्टअप कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। ऐसा कितनी कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि कैपिटलाइज नहीं होती? 3, कौन कौन सी? एबनॉर्मल लॉस और मेंटेनेंस एंड रिपेयर और स्टार्टअप कॉस्ट। पक्का ये समझ आ रहा है? कॉपी सर, शाबाश, छेती 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 छेती, तो वो आपको पास कर देंगे बोर्ड पर। छोड़ दो मेरे बच्चों, छोड़ दो प्यारे भाई, छोड़ दो। यहाँ बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा हमने आज जो है वो चीजों को रिवाइज ही किया है। बोर्ड पे देखना सर प्लीज मेरे बच्चों, फोकस। सर हमारे पास इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सुनिएगा दोस्त, 2 चीजें हमने पढ़नी है, इसके बाद एक और चीज हमने पढ़नी है। सर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है सर? देखो जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, अगर प्रॉपर्टी बन जाती है ना, हम दिखा रहे होते हैं डिफरेंट टेनेंट्स को, क्या हो यार देखो बिल्डिंग देखो, अगर आपको पसंद आ जाए तो आप किराए पे घर ले लें, बिल्डिंग बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। लोग किराएदार आ रहे हैं, देख रहे हैं जगह। आपको पता है जब भी किराएदार आ रहे होते हैं तो बिल्डिंग की सफाई सुथराई भी चल रही होती है, ऐसा है नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप मैले मैले घर दिखा रहे हो, वहां आप साफ सुथरा करते हो, क्योंकि जब भी आपको बिल्डिंग में घर देखने जाओ, नई बिल्डिंग में, तो वो आपको दिखाएंगे जी ये जिम है, ये फलाना है, ये ढिमका। वहां एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। अभी इस बिल्डिंग वाले ने कमाना नहीं शुरू किया रेंट से, लेकिन खर्चे तो हो रहे हैं ना। ये जो खर्चे हो रहे हैं क्या कहलाता है? मेंटेनेंस एक्सपेंस। ऐसा ये क्या कहलाता है? मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब सुनो, एक बंदा आया, उसने घर ले लिया किराए पे, उसका किराया से 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का किराया मिल रहा है हमें बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, 40,000 रुपए का किराया मिल रहा है। लेकिन बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे 1,10,000 रुपए का खर्चा भी हो रहा है। मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी है, रिकवरी कितनी है? सिर्फ 70,000 का क्या आ रहा है? हमने ना बिल्डिंग की कॉस्ट में डालना शुरू कर दिया। बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती जा रही है? ये लॉजिकल बात है। एक तो उसूलन जब एक दफा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर तो कैपिटलाइजेशन बंद होनी चाहिए, फिर तो बिल्डिंग में कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, बाज़-औक़ात लोग इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये चूंकि जरूरी पार्ट है, ये तो बिल्डिंग जब भी बनेगी शुरू में लॉस आएगा तो हम उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल देते हैं, अलाउड नहीं है। ये 70,000 रुपए क्या होने चाहिए? एक्सपेंस आउट। क्या होने चाहिए? हमने 40,000 की इनकम बुक करनी है और 1,10,000 का एक्सपेंस बुक करना है, तो टोटल नेट एक्सपेंस कितने का बुक करना है? 70,000 रुपए का। ये कैपिटलाइज, बताओ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस आउट होंगे या कैपिटलाइज होंगे? एक्सपेंस आउट होंगे, कैपिटलाइज। अब बताओ मेरे बच्चों, स्टार्टअप कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी। नंबर 2, सर हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैपिटलाइज नहीं करनी। नंबर 3, एबनॉर्मल लॉसेस कैपिटलाइज नहीं करना। नंबर 4, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कैपिटलाइज नहीं करना। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है? अच्छा जी, जी हाँ, वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी आ रहा है थोड़ा सा आगे, ठीक है जी, वो ओवरऑलिंग टाइप की चीज आगे आ रही है। प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, हेलो, हाँ आजा आजा, उसको बोलो फिर रुक जाओ, जब तक वो उसको बुला लो, फिर इसको बुला लो, बुला लो बुला लो। ओके 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 ओके। इंसेंटिव्स, सुनो 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 सुनो, हो गया, सही हो गया। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स, फोर्थ दोबारा बता दें, समझ नहीं आया भाई। एक बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्डिंग सर कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट होने के बाद आमतौर पर इस पे कोई खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता। हमने बिल्डिंग किराए पे दे दी, एक ही घर किराए पे गया, कितने पैसे मिल रहे हैं उससे? और सर बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे खर्चा कितना आ रहा है? 1,10,000, 70,000 का लॉस हो रहा है। क्या ये लॉस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दूं? नहीं सर, नहीं सर, अल्लाह के वास्ते काम नहीं करना है। 70,000 लॉस में जाएगा,
बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ऐसा इंसेंटिव क्या, गौर तो सुनना, सुनो 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 मेरे बच्चों। एक बिल्डिंग है, मैंने बना ली, अहमद रजा ने बना ली सर। अब मिसाल के तौर पर हसन हमारा जो है वो एक स्टूडेंट है, हसन हॉस्टल में रहता है। हमने हसन को कहा ये ARTT का हॉस्टल है भाई, यहां आ जा। हसन ने कहा नहीं सर, वो मैं रहता हूं सर यहाँ कटी पहाड़ी पे, यहाँ रहता हूँ। ठीक है जी, सुनो जरा दोस्त, मैं कटी पहाड़ी पे रहता हूँ सर, वहां से मैंने कहा तुम्हें दूर भी पड़ता है, बसों में धक्के भी खाते हो, तो इधर ARTT के करीब आ जाओ ना। उसने कहा सर मसला ये है कि मेरा वहां ना एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट अगर मैं तोड़ूंगा ना तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसका मतलब है मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। मुझे का मतलब जी, पेनल्टी ऑफ लेसी। लेसी कौन है? जो हमसे बिल्डिंग किराए पे लेगा, लीज पे लेगा। वो कह रहा है मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं कहा सर कोई टेंशन नहीं, हम दे देंगे। कितनी पेनल्टी है? उसने कहा पैसों में सर 10,000 है। और दो सुनो, यहाँ दे दी। मैंने कहा ठीक है, टेंशन नहीं ला सर, 10,000 हम तेरी दे देंगे पेनल्टी, एज लॉन्ग एज पैसों में हम दे देंगे। सुनना जरा गौर से। अब सुनो, ये फैलना शुरू हुआ। उसने कहा सर मसला ये है कि सामान इतना ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक कौन लाएगा? मैंने कहा यार ये भी हम ला देते हैं। गौर से सुने, रीलोकेशन कॉस्ट। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि लास्ट टाइम आप पेपर दे के आए हो, आप में से अच्छे खासे बच्चे फेल हुए। लास्ट टाइम तक हम FAR 1 को पढ़ाते थे, FAR 1 की हद तक, तो कभी भी हमने लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड इससे पहले CA फाइनल में थे। मैं अब ये सोच के आपको पढ़ाऊंगा कि आप CA फाइनल के स्टूडेंट हो, ठीक है, उतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा। टाइम लगता है, लगे 100 दफा, लेकिन ये एटलीस्ट हिसाब किताब बन जाएगा कि आप पेपर में गलती करके नहीं आओगे अगर पूरी ईमानदारी से आप पढ़ो। जितना पढ़ाऊंगा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मसला ये है कि आप ही अगर छोटी सी बाल्टी लेकर आ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपको भी अपनी बाल्टियां बड़ी करनी है, मतलब ज्यादा समझना है, मुझे भी परेशान है कौन सी बाल्टी बड़ी करनी है। पक्का? चलो जी, अब से हमने ARTT का हॉस्टल बनाया, इससे का रीलोकेशन कॉस्ट पे करो। लेसी के लिए हमने रीलोकेशन कॉस्ट पे कर दी, ऐसा। अब हसन कह रहे हैं कि सर वो सही है, मैं पेनल्टी भी आपने दे दी, रिलोकेट भी कर दोगे। सर वो मैं जब इधर आया था ना कटी पहाड़ी में, तो जिस बंदे ने मुझे घर किराए पे दिया था ना, उससे मुझे मोबाइल भी दिया था। क्या दिया था? मोबाइल भी दिया था। मैंने कहा एक दिल तो बोल रहे, तो यहीं रह ले भाई। मैंने कहा चलो यार हसन, तुम्हें एक गिफ्ट भी दे देते हैं। और सुनो सुनो सुनो, अब बताओ, ये सारे खर्चे कहलाते हैं इंसेंटिव गिवन टू लेसी टू एंटर इनटू रेंटल एग्रीमेंट। ऐसा, इंसेंटिव्स गिवन टू लेसी टू एंटर इनटू रेंटल एग्रीमेंट। इसमें से कोई चीज भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। इसमें से कोई चीज भी एसेट की कॉस्ट में ऐड, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा एक्सपेंस आउट भी, बिल्कुल एक्सपेंस आउट भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे और एक अलग से एसेट बना के रख लेंगे। फिर जितने टाइम हसन इस बिल्डिंग में रेंटल एग्रीमेंट है, उस टाइम पीरियड पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करेंगे, क्योंकि इन सारे खर्चों का बेनिफिट हमें एक साल में नहीं मिलेगा। हसन अगर हमारे पास 4 साल के लिए रहने के लिए आता है, तो हमें उसको एक साल में एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेन बात यह है कि इसको प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए। ऐसा। अब बताओ हमने कितनी चीजें पढ़ ली। स्टार्टअप कॉस्ट इग्नोर किया हमने, एबनॉर्मल लॉस इग्नोर किया हमने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इग्नोर किया हमने, फिर इंसेंटिव हमने इग्नोर किया, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस भी हमने इग्नोर किया। डन। बढ़े हम आगे। हमारी क्लास है कितने बजे तक? चलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। प्यारे भाई प्यारे भाई प्यारे भाई, इधर आ जाओ, इधर हाथों हाथ। मुझे बताओ प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सबर करो, गलत हो गया।
ना, रुको जरा, इस सवाल का जवाब दो, शाबाश, करने दो, बाकियों करने दो। हैं दूं या ये तुम लोग घर से करने के लिए दे दो? अच्छा चलो ये बता दो, अच्छा चलो यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, सुनो, हर रोज मैं क्विज ऐड करूंगा ताकि आप चीजें भूलो नहीं। हर रोज मैं क्विज ऐड करूंगा, हर रोज, हर रोज 5 MCQs होंगे, हार्डली आपको 20 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन चीजें आपको क्या होंगी। इसके अलावा हर ऑल्टरनेटिव डे एक होमवर्क आएगा तुम्हारे ग्रुप के ऊपर विद सॉल्यूशन। होमवर्क आएगा विद सॉल्यूशन। जो बंदा भी उस होमवर्क को छोड़ेगा वो अगली अटेम्प्ट में करेगा, ठीक है जी। जो भी छोड़ेगा वो इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में करेगा, ठीक है जी। आप तो कर ही लोगे ना सर। बस हम यहीं तक रखते हैं, हमारे पास 6-8 मिनट बाकी हैं, हम ऑफ कर रहे हैं। सुनो, घर जाके आज आपने ये पूरा लेक्चर रिवाइज करना है। मैं MCQs आपको डाल के दूंगा उसमें सर, टेस्ट आपने देना है लाजमी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच भाई। ग्रुप बना हुआ है FAR1 का, मैं अपने पेज पे लिंक शेयर कर दूंगा या ARDD के पेज पे शेयर कर दूंगा। ग्रुप्स में आ जाओ ताकि आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन रहे। उसके बाद अच्छा 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो यार, 2 मिनट बैठ जा भाई। एक तस्वीर खींचेंगे हम अपने पास से।